जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर हमारे दिल से जुड़ी है। एक सर्वे में 72% लोगों ने माना है कि पिछले करीब 3 वर्षों में उनकी जान पहचान के एक या फिर उससे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या हुई है। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 साल में ऐसे मामले और ज्यादा बढ़े हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि दिल के मामले में हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानी वाला हॉर्न बजाने की जरूरत है। चंद रोज पहले ये तस्वीर सामने आई तो सभी हैरान रह गए। गुजरात में दोस्तों के साथ गरबा खेलते हुए ये शख्स गिर पड़ा और हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। ये एक अकेला मामला नहीं था। गुजरात में गरबा खेलते हुए करीब 24 घंटों के दौरान 10 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि उनमें ज्यादातर कम उम्र के लोग थे। गरबा की वजह से ये मामले चर्चा में हैं। लेकिन हार्ट अटैक के ऐसे मामले पूरे देश में सामने आते रहे हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में 72% लोगों ने माना है कि कोविड आने के बाद से उनके करीबी या जान पहचान के एक या ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आंकड़ा कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ा है। मामला दिल से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के सर्वे में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक 72% भारतीयों ने माना है कि पिछले करीब 3 वर्षों में उनकी जान पहचान में एक या उससे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। इनमें 20% लोगों ने माना है कि उनकी जान पहचान वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक पहले 1 साल में हुआ है, यानी अक्टूबर 2022 में जहां 51% लोगों की जान पहचान वालों को हार्ट अटैक आया था, वहीं अक्टूबर 2023 में ये आंकड़ा 72% का हो चुका है। 15% लोगों ने बताया कि उनकी जान पहचान के 7 से 10 लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ चुका है। सिर्फ 28% लोगों ने बताया कि उनकी जान पहचान में किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्या नहीं हुई। ये सर्वे देश के 322 जिलों में 11,000 लोगों से किया गया और ज्यादातर लोगों ने माना कि उनके परिवार, पड़ोसी, दोस्त या सहकर्मियों को कोविड आने के बाद हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्या हुई। दिल के मामले में कोविड का असर मानते हुए ICMR ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कोविड के बाद ज्यादा मेहनत या एक्सरसाइज करने से मना किया है। ICMR हमने एक डिटेल स्टडी કર્યો છે। એ डिटेल स्टडी એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે यानी कि शॉर्ट टाइम માટે 1-2 વર્ષ માટે दूर રહેવું જોઈએ ताकि हार्ट अटैक की घटना थी बची सकाय। हार्ट अटैक की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होगी जिनमें डांस करते, एक्सरसाइज करते या खेलते हुए किसी शख्स को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स मानते हैं कि ऐसी कार्डियक अरेस्ट की वजह से दिल अचानक ही काम करना बंद करता है, जिससे शरीर के अंगों में सही तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक दिल में बने क्लॉट की वजह से भी पहले हार्ट अटैक और फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि दिल के मामले में गंभीर रहें, एक अंतराल पर दिल की जाँच कराएं और लाइफ स्टाइल ठीक रखें। दिल से मिल रहे संकेतों को लेकर सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड के बाद खासतौर पर युवाओं को आ रहे हार्ट अटैक के मामलों से चिंता ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी हो जाता है कि ICMR की एक नई स्टडी के मुताबिक ऐसे हार्ट अटैक का कोविड वैक्सीनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन स्टडी में यह कहा गया है कि इसके पीछे कोविड की वजह से अस्पताल जाना या फिर ड्रिंक करना या फिर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी वजह हो सकती है।
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बढ़ते मामलों पर हमने बात की डॉक्टर प्रतीक चौधरी से। के बाद कई सर्वेज किए गए जिसमें ये सामने निकल के आया है कि कोविड एरा के बाद सडन कार्डियक डेथ इंक्रीज हुई है, स्पेशली यंग लोगों में। ज्यादातर जिनमें ये हुआ है उनमें ये पाया गया है कि उनको माइल्ड या मॉडरेट वाला कोविड ना होके सीवियर केसेस में ये वाले लोगों में ये तकलीफ देखी गई है। तो जिन भी मरीजों में सीरियस मैनिफेस्टेशन वाला कोरोना हुआ था उनमें जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन के कारण, खून अधिक गाढ़ा होने के कारण उन लोगों में मस्तिष्क में या दिल में नाड़ियों में रुकावट होने से सडन कार्डियक डेथ या ब्रेन स्ट्रोक के पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। इसके अलावा वायरस डायरेक्ट हार्ट को इन्वेजन करके या हार्ट के अंदर घुस के मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है, जो कि आपके हृदय को कमजोर कर देता है। इसके अलावा कई लोगों में धड़कन बहुत बढ़ जाने के कारण या कम हो जाने के कारण भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि मरीज के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। इन मरीजों को अगले कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा सीरियस या सीवियर एक्सरसाइज, रिगरस एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली उन मरीजों में जिनमें की पहले से प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक तकलीफें रही हैं या कोरोना के दौरान उनके अंदर कुछ तकलीफें हार्ट वाली आई हैं। उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन रखना चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए और विजिट डॉक्टर्स को, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते रहना चाहिए। इन दिनों मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी बीच मलेरिया को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि पेट में मौजूद कुछ खास तरह की बैक्टीरिया गंभीर मलेरिया होने के खतरे को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। डेंगू और मलेरिया ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में हर साल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इनमें कई मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जबकि कई लोग शुरुआती इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से मरीजों को बचाने के लिए मेडिकल साइंस की दुनिया में इलाज के बेहतर तरीके मौजूद हैं। बावजूद इसके साल दर साल मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए नई रिसर्च की जा रही है। इसी कड़ी में एक और नई रिसर्च सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि पेट में खास तरह के बैक्टीरिया गंभीर मलेरिया होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए हैं जिनके पेट में मौजूद होने पर इंसानों और चूहों में गंभीर मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्ययन में पता चला है कि जिन लोगों को मलेरिया हुआ है उनके गट के फ्लोरा का भी अध्ययन किया गया, तो जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया था, मतलब जिनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थे मलेरिया, मतलब जिनको हाई ग्रेड फीवर था, ब्रेन वाला मलेरिया था जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं, जिनको सीजर्स पड़ रहे थे, ब्रेन में एडिमा हो रहा था, इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा था या कोमाटोज हो रहे थे, मृत्यु दर ज्यादा थी, पैरालिसिस ज्यादा थी, तो ऐसे केसेस में देखा गया उनका जो गट का था फ्लोरा वो कहीं न कहीं डिरेंज था, मतलब उसमें जो निगेटिव बैक्टीरिया थे जिनके लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो ज्यादा थे, बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, और जो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया थे जो गट फ्लोरा को इंप्रूव करते हैं, गट फ्लोरा को प्रमोट करते हैं, वो कहीं न कहीं कम थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि साल 2021 में मलेरिया से दुनिया भर में करीब 6,19,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें 76% मौतें 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में हुई। मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि इलाज के बेहतर तरीके मौजूद होने के बावजूद हर साल लाखों लोग मलेरिया की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। ये बीमारी एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से होती है। इस प्रजाति के मच्छर बारिश के मौसम में अधिक होते हैं, मगर हमारे देश में मलेरिया पूरे साल पाया जाता है, मगर बारिश के सीजन में ये बीमारी काफी तेजी से फैलती है। मलेरिया के मरीजों को बुखार आना, सिरदर्द होना, उल्टी होना, मन मिचलाना, ठंड लगना,
चक्कर आना, थकान होना, पेट दर्द और तेज से सांस लेना जैसे लक्षण होते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को मच्छरों के काटने से हो सकती है। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च ये भी बताती है कि बैक्टीरियोइड्स की विशेष प्रजातियों से चूहों में गंभीर मलेरिया का खतरा बढ़ गया था। कमोबेश गंभीर मलेरिया से पीड़ित बच्चों की आंतों में भी इस तरह का असर देखा गया। हालांकि इस रिसर्च के बाद ये उम्मीद जागी है कि आने वाले सालों में मलेरिया के खात्मे के लिए इलाज के और बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। आंत के इस बैक्टीरिया से गंभीर मलेरिया का खतरा न हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, बता रहे डॉक्टर डीके गुप्ता। सबको पता है कि जो गट में फ्लोरा का क्या रोल है। अगर आपका गट का फ्लोरा अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पेट में ब्लोटिंग नहीं होगी, पेट में दर्द नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो हमारा गट का फ्लोरा है, गट की जो हेल्थ है, गट का जो डाइजेशन है, वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर आपको गट ठीक नहीं है तो आपको गैस बढ़ेगी, जिससे आपको सर दर्द है, इरिटेशन है, एंजाइटी है, पैल्पिटेशन है, अनकंफर्टनेस है, एनर्जी कम होना, पुअर कंसंट्रेशन होना, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे गट के फ्लोरा का, गट की हेल्थ का, हमारे ब्रेन से और बॉडी के अन्य ऑर्गन से। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सीवियर इन्फेक्शन ना हो या कोई सीरियस कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ना हो, तो आपका गट की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये कि आप अच्छे से खाना अच्छा खाएं, बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, बहुत ऑयली और जो गरिष्ठ भोजन का उसका सेवन ना करें, खूब सारा लिक्विड्स लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, ठीक है, प्रोबायोटिक्स लें। आजकल प्रोबायोटिक्स कहाँ मिलते हैं कि दही है, लस्सी है, छाछ है, उसको लें, फर्मेंटेड खाना खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, खूब सारे फ्रूट्स खाएं, वॉक अच्छे से करें, नींद पूरी लें। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो गट का फ्लोरा जो हमारा अच्छा रहेगा, और कोई भी सीवियर इन्फेक्शन चाहे वो गट का हो या कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया या कोई भी इन्फेक्शन होने की संभावना एक तो कम हो जाती है, अगर होता भी है तो उसके कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना और कम हो जाती है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें मौजूद हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की बड़ी वजह पराली के धुएं को माना जाता है, जो दिल्ली और आसपास के राज्यों से आते हैं। किसान नई फसल के लिए खेतों को खाली करने के लिए बड़ी तादाद में पराली जलाते हैं, जिससे दिल्ली का दम घुटता है। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के एक युवा इंजीनियर ने एक नई तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे अब पराली न तो किसानों के लिए समस्या बनेगी और न ही प्रदूषण की वजह बन पाएगी, क्योंकि दिल्ली के अर्पित धूपर इस पराली से इको फ्रेंडली सामान बना रहे हैं। थर्मोकॉल जैसी दिख रही ये चीज विकल्प है पराली के धुएं से बचाव का। कोशिश है दिल्ली को जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने की। पहल है किसानों की समस्या सुलझाने की। दरअसल दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहने वाले युवा इंजीनियर अर्पित धूपर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे पराली से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। करीब 2 साल लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम शुरू किया, जिससे न सिर्फ किसानों की पराली की समस्या हल हो रही है, बल्कि उन्हें फायदा भी मिल रहा है। बायोलॉजी की मदद से कुछ इससे यूजफुल आइटम्स बनाते हो, तो मैंने उस पर रिसर्च करी। मेरे को 1.5 साल और रिसर्च का लगा। फाइनली 2022 के एंड में मैंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जिससे कि मैं इस पराली को एक थर्माकोल के ऑल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो थर्माकोल से सुपीरियर है प्रॉपर्टी में, लेकिन कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इस सॉल्यूशन से में हमारी 2 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक तो पराली जलने की, जिसे इतना भयंकर एयर पॉल्यूशन हो रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है थर्माकोल या प्लास्टिक पॉल्यूशन की। अर्पित फिलहाल पराली से बायोडिग्रेडेबल थर्मोकॉल बना रहे हैं, मतलब बाजार में उपलब्ध थर्मोकॉल का एक ऐसा विकल्प जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। ये पराली और मशरूम को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान की पैकेजिंग में होता है। इस इको फ्रेंडली थर्मोकॉल को बनाने के लिए सबसे अहम है पराली, जो किसानों के लिए समस्या है और इसका धुआं लोगों के लिए खतरा। लेकिन अर्पित के सामने समस्या ये थी कि बड़ी तादाद में पराली का संरक्षण कैसे हो। इसके लिए उन्होंने एग्रीगेटर के साथ समझौता किया। एग्रीगेटर मतलब जिनके पास बंडलिंग मशीन हो, जो किसानों की पराली को इकट्ठा कर सके। अब अर्पित एग्रीगेटर से जरूरत भर पराली हर महीने खरीदते हैं। इससे सबका फायदा होता है, किसानों का भी,
अर्पित और एग्रीगेटर के बिजनेस का भी। इसको हम बोलते हैं अपनी बिजनेस की लैंग्वेज में विन विन सिचुएशन, यानी एक वो किसान जिसको कि आग लगानी पड़ रही थी, अपना खेत खराब करना पड़ रहा था, अगली बार ज्यादा यूरिया डालना पड़ रहा था, उसका खेत क्लियर हो गया मात्र 3 घंटे में, उसको फटाक से खेत मिल गया। एक एग्रीगेटर जिसने पूरा ट्रांसपोर्टेशन किया, कलेक्शन किया, मुझे सप्लाई किया, उसका पैसा मिला, 2,500 रुपये टन हम उसको कंपनसेट करते हैं। और फाइनली मैं जिसने वो मटेरियल लेके एक उससे वैल्यू एडेड आइटम बनाया, यानी कि ऐसे मटेरियल बनाया जिसकी की मार्केट में डिमांड है, तो हमने उसको सेल करके अपना बिजनेस चलाया। अर्पित के इको फ्रेंडली थर्मोकॉल की बाजारों में खूब डिमांड है, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की भी है कि पराली जलाने को मजबूर किसानों की वो मदद कर पा रहे हैं, दिल्ली को पराली के धुएं से मुक्ति दिलाने में भूमिका निभा रहे हैं और इको फ्रेंडली थर्मोकॉल के जरिए पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं। अनामिका गौड़, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। गुजरात की सूरत में महज 4 दिन से भी कम उम्र के बच्चे का अंगदान हुआ। परिवार के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उनका बच्चा जाते जाते भी किसी के जीवन में उजाला ला सकेगा, बस इसी सोच ने उन्हें फैसला लेने की हिम्मत दी। दरअसल जन्म के बाद 2 दिन तक जब बच्चे में कोई हलचल नजर नहीं आई, तो डॉक्टर्स ने उसकी जांच की और उसे ब्रेन डेड घोषित किया, जिसके बाद परिवार ने बच्चे के अंगदान का फैसला किया। आंखें नम हैं, होठ कांप रहे हैं, क्योंकि चंद घंटों पहले जो नन्हा सा बच्चा उनकी जिंदगी में उजाला लेकर आया था, वो चला गया, दूर, बहुत दूर, कभी न लौट आने के लिए। लेकिन जाते जाते भी 5 जीवन रोशन कर गए। तस्वीरें गुजरात की सूरत की हैं, जहां 4 दिन से भी कम उम्र के बच्चे का अंगदान किया गया। परिवार के लिए ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जाने वाले को रोक नहीं सकते थे, सो आने वाली जिंदगियों को बचाने का साहस जुटाया। अपने बच्चे का हर वो अंगदान कर दिया जो किसी मासूम की जिंदगी में उजाला ला सकता था। ब्रेन डेथ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने उसका विचार किया। फिर हमने उसको बोला कि हमको वो सब अंग है उसका हमको दान करने का है। अंगदान के लिए हम उसको, मेरे पहले डॉक्टर ने हमको समझाया कि ऐसा है। फिर अंगदान के लिए मेरे ससुर और मेरे पापा दोनों आए, फिर वो डॉक्टर मिलके सब समझाया, फिर वो निर्णय लिया कि ये सब कर सकते हैं हम। बच्चे के पिता अनुपम सिंह ठाकुर सूरत के अमरोली में रहते हैं, डायमंड फैक्ट्री में वर्कर हैं। उनकी पत्नी वंदना बेन ने जब इस बच्चे को जन्म दिया, तब परिवार में खुशियां थीं। लेकिन जब बच्चा आम बच्चों की तरह न रोया, न ही उसके शरीर में कोई हलचल हुई, तो सब घबरा गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा ब्रेन डेड है, मतलब उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। ऐसे में उसकी जीने की संभावना भी बेहद कम थी। ये जानकर परिवार सदमे में था। लेकिन जब अंगदान को बढ़ावा देने वाली संस्था ने उनसे संपर्क किया और समझाया कि उनका बच्चा जाते जाते भी कुछ मासूमों की जिंदगी बचा सकता है, तो वे इसके लिए राजी हो गए। डॉक्टर ने जैसे ही ब्रेन डेड डिक्लेयर किया, तुरंत ही उनके पिताजी, उनके ससुर और उनकी वाइफ जो है वंदनाबेन, उनको सबको इकट्ठा किया और समझाया कि ये आपका बच्चा जो है वो ब्रेन डेड है और आप उनका ऑर्गन डोनेशन किए। सभी फैमिली मेंबर ने एक साथ ही एक ही सुर में ऐसा कहा कि अगर हमारे बच्चे से किसी और को नवजीवन मिलता है तो प्लीज आप वही काम कीजिए और यही बात अच्छी है। बच्चे की 2 किडनी, स्प्लीन और 2 आंखों का दान किया गया, जो देश के किसी भी हिस्से में जरूरतमंद बच्चों के काम आएगा। उन्हें जीवन दान मिलेगा। वो नन्हा फरिश्ता भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके शरीर के अंग 5 अलग अलग बच्चों की देह से जुड़कर दुनिया को रोशन करेंगे। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के नवसारी में एक 78 साल के बुजुर्ग युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। दरअसल ये गुजरात और महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पर पानी का संकट है, वहां लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वो अब तक 1100 से ज्यादा कुएं और बोरवेल बना चुके हैं, और खास बात यह है कि वो इसके लिए वहां के लोगों से कोई फीस नहीं लेते, बल्कि इसके बदले पेड़ लगाने की अपील करते हैं।
78 बरस में अपनी पूरी ताकत से गुजरात में नवसारी के हसमुख भाई सिर्फ लोहे की सूरत ही नहीं बदल रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी की भी, खासकर उनकी जिन्हें जरूरत है पानी की। गुजरात और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के हलक के नीचे से पानी जब उतरता है तो दिमाग पर हसमुख भाई के नाम की दस्तक होती है। इनकी पहचान अब वाटरमैन नाम से भी हो चुकी है। जल और जीवन के बीच हसमुख भाई की ये मानव सेवा 20 साल से चल रही है। वो सामान्य सा जीवन जीते हैं, लेकिन जज्बा इतना बड़ा है कि अब तक 1100 से अधिक कुएं और बोरवेल बनाकर लोगों तक पानी पहुंचा चुके हैं, वो भी ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां सरकारी मशीनरी भी सांस लेने को तैयार नहीं है। मेरे साथ ये 3 सालों से हसमुख चाचा जुड़े हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ सेवा का। तो हर गांव में ऐसा प्रॉब्लम है, या सुरगाना और कलोन में गांव में पुराने से पहले से मतलब पानी की व्यवस्था ही नहीं, और व्यवस्था है वहाँ पे वो पूरा टूटा फूटा हुआ है। तो जब से चाचा जी यहाँ आते हैं तो हर गांव में जाके पूरा गांव में पानी, कुआं, बोर लगा के सबको पानी का व्यवस्था कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि वो अपने पानी मुहैया कराने वाले इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के बावजूद इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं लेते। हाँ, उनके इस परिश्रम और सहयोग की कीमत के बदले वो एक पेड़ लगाने की अपील करते हैं। 3 महीने में 90 प्रोजेक्ट किया। हाँ, 90 प्रोजेक्ट में हर एक गांव में इतना तकलीफ था, हाँ, कि एक गड़ा पानी लेने के लिए 3 घंटा जाता था। तो आज वो गांव पानी से सरबराह हो गया। और हसमुख भाई उम्र के जिस पड़ाव में हैं, उस उम्र में इंसान सब कुछ करके थक के हार कर बैठ जाता है, लेकिन हसमुख भाई का सफर न केवल अपने लिए जारी है बल्कि दूसरों के लिए भी। नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर सड़क हादसों से जुड़ी एक जरूरी खबर। देश में सड़क हादसों को लेकर केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हर घंटे 53 सड़क हादसे होते हैं, जबकि हर घंटे 19 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 4,61,312 सड़क हादसे हुए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा थे। इन हादसों में 1,68,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में लगातार चौथे साल सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 18 साल से 60 साल के लोग शिकार हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 तक सड़क हादसों में कमी लाने और इससे होने वाली मौत की संख्या आधी करने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में करीब 33% हादसे नेशनल हाईवे पर, 23% हादसे एक्सप्रेस वे और लगभग 44% सड़क हादसे दूसरी सड़कों पर हुए हैं। 2022 में लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा सड़क हादसे दोपहिया वाहनों से हुए हैं, जबकि कार, जीप और टैक्सी से होने वाले सड़क हादसे दूसरे नंबर पर रहे हैं। 2022 के सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लगभग 45% मौतें दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों की हुई हैं और इसके बाद करीब 20% पैदल यात्री शिकार हुए हैं। राज्यों की बात करते हैं। 2022 में सबसे ज्यादा सड़क हादसे तमिलनाडु में दर्ज किए गए, जबकि सबसे ज्यादा मौतें यूपी में दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022 में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग रही है, जिसने 71% से ज्यादा लोगों की जान ली। और रिपोर्ट के मुताबिक पीछे से टक्कर मारने से सबसे ज्यादा हादसे हुए, इसके बाद आमने सामने की टक्कर जिम्मेदार रही। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात होगी पंजाब पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्रैक्टर से किए जाने वाले खतरनाक स्टंट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पंजाब सरकार ने ये बड़ा कदम गुरदासपुर में हुए हादसे के बाद उठाया है। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर को खेतों का राजा कहा जाता है, इसे यमराज मत बनाइए। गुरदासपुर जिले के सरचूर गांव में एक मेले के दौरान सबकी नजरें ट्रैक्टर से दिखाई जा रही खतरनाक स्टंट पर टिकी थी। इसी दौरान 29 साल के स्टंटमैन सुखमनदीप सिंह की ट्रैक्टर के नीचे आकर कुचल जाने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इतना भयावह था कि इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते।
हादसे के वायरल वीडियो में साफ दिखा कि जब ट्रैक्टर अपने पीछे वाले दोनों टायर्स पर खड़ा होकर एक्शन मोड में था, तभी स्टंटमैन ने ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसका एक पैर मिट्टी में फंस गया, जिसके बाद वो तुरंत ट्रैक्टर के नीचे आ गया। इससे उसकी जान चली गई। मैंने अपनी जिले के सारे एसटीएम्स को बोला कि जितने भी इस तरह के मेले जो इन त्योहारों के सीजन में चल रहे हैं, उनको जब भी परमिशन दी जाती है वो अच्छी तरह से चेक करके, और क्योंकि प्रशासन को भी इन ऑर्गेनाइजर्स द्वारा नहीं बताया जाता कि किस तरह के वहाँ पे कोई इस तरह के स्टंट्समैन आएंगे या कोई प्रोफेशनल आएंगे या कोई अपने इस तरह के कार्य करेंगे, तो उनको हमने बोला है कि सारा शेड्यूल लेके और उनसे अंडरटेकिंग लेके कि कोई भी इस तरह का अगर स्टंट परफॉर्म करना है तो वो अपनी एक अंडरटेकिंग देंगे कि वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने सारे ड्यू सेफ्टी मेजर्स लिए हैं और उनके स्टंट से उनको या किसी को भी किसी की तरह की हानि नहीं होगी। ये अंडरटेकिंग ली जाएगी और आफ्टर ड्यू परमिशन ही ये मेले जो अलाउ किए जाएंगे। पंजाब में ट्रैक्टर से स्टंट करने का क्रेज पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मेले में स्टंट करने वालों को जहां एक तरफ कैश प्राइज मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने पर पॉपुलैरिटी भी मिलती है। पंजाब के कुछ गांवों में तो ट्रैक्टर टोचन मुकाबला करवाया जाता है, जिसमें चैन से बंधे दो ट्रैक्टर एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हैं। स्टंट वाले इन मुकाबलों के लिए ट्रैक्टर में कई मॉडिफिकेशंस करवाए जाते हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने पंजाब में ट्रैक्टर से किए जाने वाले खतरनाक स्टंट पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट पर बैन लगाने के फैसले पर हमने लोगों की राय भी जाननी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का। देखते हो आप कि हाल ही में स्टंट करते समय एक युवक की मौत हुई, सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर को खेतों का राजा कहा जाता है। बहुत मंदभागी घटना हुई, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਟੋਚਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਆਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ये स्टंटबाजी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर स्टंटबाजी की तो देखिए एक किसान की जान चली गई इसी में, क्योंकि ये काम करने के लिए ट्रैक्टर है, जिम्मेदार को मिलता है, और जो गलत इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए स्टंटबाजी तो बिल्कुल गलत बात है। जो घटना हुई है वो गलत हुई है ना, वो सरकार ने जो भी स्टेप उठाया है वो सही है, क्योंकि होना चाहिए था, पहले ही बंद होना चाहिए था। ये जड़ी जो ट्रैक्टर है ना, ये किसान का एक मेहनत वास्ते बनाया है। जे गलत आप पंगा लवांगे कोई भी तो ये गलत ये सिट्टे निकलणगे। जे आप इस धक्का करांगे तो ये अपनी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो ये धक्का करता है तो वो नुकसान कर बैठता है। ये होना नहीं चाहिए। ये खेतों वास्ते चाहिए, ते बाकी कोई काम वास्ते और गलत काम वास्ते नहीं चाहिए। ट्रैक्टर अपना ये खेती वास्ते बनया, खेती ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ बैन ਲਾਇਆ है, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। और अब बात यूपीएमआरसी यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक खास पहल की कर लेते हैं, जो एक तरफ तो लोगों के दिन यादगार बना रही, वहीं दूसरी तरफ यूपी मेट्रो के लिए कमाई का नया जरिया बन रही है। यूपीएमआरसी ने लोगों से जुड़ने के लिए सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स नाम से एक खास पहल की शुरुआत की है। इसके तहत लोग मेट्रो के कोच में बर्थडे पार्टी और स्टेशन पर प्री वेडिंग और मूवी शूट कर पाएंगे। लखनऊ, कानपुर और नोएडा मेट्रो में शुरू किए गए इस प्रयोग का नतीजा काफी अच्छा रहा है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी अपील कर रहा है कि लोग अपने खास पलों को यादगार बनाने के लिए मेट्रो को मोबाइल वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करें। अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो कोच या फिर स्टेशन पर इस तरह के इवेंट्स को करने के लिए बहुत ही मामूली फीस ली जाती है। जैसे बर्थडे पार्टी में जो भी लोग शामिल होते हैं उन्हें मेट्रो में सफर के समय के हिसाब से ही टोकन लेना होगा, और उसके अलावा सजावट के लिए सिर्फ 500 रुपए की फीस देनी होगी। क्योंकि मेट्रो ट्रेन के अंदर खाने पीने की अनुमति नहीं है, इसीलिए सिर्फ केक के साथ तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके बाद मेट्रो परिसर में तय जगह पर केक कटिंग सेरेमनी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं।
वहीं प्री वेडिंग शूट के लिए मेट्रो कोच के साथ स्टेशन परिसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 10,000 रुपए की वन टाइम फीस देनी होगी, जिसमें कपल की शूटिंग करने के लिए 6 से 8 घंटे का वक्त दिया जाएगा, जबकि फीचर और कमर्शियल फिल्मों के लिए 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की फीस ली जा सकती है। यूपी मेट्रो के सेलिब्रेशन ऑन व्हील आइडिया पर हमने लखनऊ में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। आइडिया है ये, देखा जाए तो पहली बात तो मतलब यूपी लखनऊ में मेट्रो आया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेट्रो आने के बाद गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि यहाँ पे बर्थडे और आप अपना पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद चार्ज, तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है ओवरऑल। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक अच्छा आइडिया है गवर्नमेंट का। बच्चों के लिए अगर मेट्रो ने ये चलाया है कि अपना बर्थडे उसमें सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि बच्चों को एंजॉय भी मिलेगा, एक अच्छे तरीके से बर्थडे बनाने का अवसर मिलेगा उनको, और हम लोग भी अपने बच्चों के साथ आएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा देख के। इस तरह एंजॉय करने के लिए उन्होंने अच्छा ही स्कीम निकाला है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छा है, मतलब उनको सेलिब्रेट करने के लिए कॉलेज के लिए अच्छा है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ऐसे तो नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा फैमिली वालों के लिए, पर उनके लिए बेस्ट है। मुझे लगता है कि हाँ, लोग आएंगे, जरूर आएंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, इससे मेट्रो को भी फायदा होगा। और अगर जो एक बाहर लोग वेन्यू बुक करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उनको। ऑन दी अदर हैंड अगर वो मेट्रो में करते हैं ये सारी चीजें, तो पहली बात तो उनको जैसा आप बता रहे हैं कि एक नॉमिनल कॉस्ट आएगा। सो आई थिंक या इट शुड वर्क, बट देखते हैं। ड्यूरेशन 1 घंटे ज्यादा का नहीं है, सो आई थिंक सेलिब्रेशन हो नहीं पाएगा उतने टाइम में। मतलब कर सकते हैं बट इट्स नॉट रीजनेबल एज सच। मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपका पब्लिक को आना जाना है, उसके लिए आप पार्टीज इसमें करेंगे तो लोगों को परेशानी होगी ट्रैवल करने में। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, अगर इसमें पार्टीज वगैरह होंगी तो बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। अगर सपोज कि कोई भी पर्सन इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहा है या उसको अगर स्पेस नहीं मिल रही है तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे नहीं लगता है कि पार्टीज के लिए ऐसा होना चाहिए। और न्यूज बात में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।